तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका कि नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। बच्चों इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो व्यय विधि है उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करते हैं। तो व्यय विधि के आधार पर हमने देखा था कि देश में जो भी व्यय होता है, चाहे वो उपभोग पर व्यय हो, निवेश पर हो, सरकारी व्यय हो या फिर आयात निर्यात पर व्यय हो, तो इन सारे व्यय को हम योग करके व्यय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इस जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों हमने आय का चक्राकार प्रवाह पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो परिवार है जो कि क्या होते हैं, उत्पादन के साधन के स्वामी होते हैं, वो अपने उत्पादन के साधन किसे देते हैं, फर्मों को देते हैं और फर्म उन उत्पादन के साधनों को काम में लेके उत्पादन करती है, जिसके बदले में फर्म जो भी वस्तुएं उत्पादित करती है उसको बाजार में बेचती है, उसको उसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब उस मूल्य का क्या करती है फर्म, जो उत्पादन के साधन उसने काम में लिए थे उनको उनका मूल्य देती है। तो इसे जो उत्पादन के साधन का जो मूल्य जो कि परिवारों को प्राप्त होता है वो उनकी क्या होती है, आय। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि आय विधि का अर्थ क्या होता है, जो उत्पादन के साधन है उनको प्राप्त होने वाली आय, जो कि उत्पादन के साधन हैं उनको जो प्राप्त होता है वो क्या होती है, आय होती है। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, हम काफ़ी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, ये सब क्या होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं। और इनको जो आय प्राप्त होती है, अर्थात भूमि को क्या प्राप्त होता है, लगान प्राप्त होता है या किराया प्राप्त होता है, पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है, श्रम को मजदूरी प्राप्त होती है और उद्यमी को लाभ प्राप्त हो रहा होता है। तो ये जो चारों चीज़ें इन चारों उत्पादन के साधन को प्राप्त होती है वो ही क्या कहलाती है, आय विधि के आधार पर आय की गणना। अर्थात ये जो आय है जो उत्पादन के साधनों को प्राप्त हो रही है इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमें आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना हम कर सकते हैं, जो कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली क्या है, आय है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर यही समझेंगे आय विधि के आधार पर आय विधि द्वारा देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है। हमें ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से देश में आय का वितरण हो रहा है, किन किन साधनों को कितनी कितनी आय प्रदान की जा रही है। उत्पादन के साधनों द्वारा जो उत्पादन होता है वह उनको उनके प्रतिफल के रूप में वितरण कर दिया जाता है। उत्पादन के साधनों को काम में लेकर ही क्या किया जाता है, उत्पादन, और उत्पादन के साधनों ने अपनी सेवाएं दी हैं तो उनको क्या दिया जाता है, प्रतिफल दिया जाता है। और वो जो प्रतिफल दिया जाता है वही क्या होती है, आय होती है। ठीक है, यह वितरण कैसे किया जाता है, श्रम को मजदूरी के रूप में किया जाता है, पूंजी को ब्याज के रूप में किया जाता है, भूमि को लगान के रूप में और उद्यमी को लाभ के रूप में किया जाता है। जो चारों साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, इनको चारों को इनका प्रतिफल दिया जाता है। भूमि को लगान दिया जाता है, उद्यमी को लाभ दिया जाता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है और पूंजी को ब्याज दिया जाता है। और यही इनकी क्या होती है, आय होती है। उत्पादन का पूर्णतः वितरण साधनों में हो जाने के बाद शेष कुछ नहीं बचता। मतलब सारा जो हमें उत्पादन हमने किया है उसका मूल्य हमें जो प्राप्त हुआ है वो सारा उत्पादन के साधनों को प्रतिफल के रूप में दे दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। उत्पादन के साधनों को वितरित आय के घटक क्या क्या दिया जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक तो मजदूरी दी जाती है जिसे हम वेजेस बोलते हैं। इसके बाद है ब्याज अर्थात इंटरेस्ट। तीसरा है लगान अर्थात रेंट और इसके बाद है लास्ट लाभ अर्थात प्रॉफिट। तो ये जो चारों चीज़ें दी जा रही हैं उत्पादन के साधनों को वो इनकी आय होती है, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल होता है। और इन चारों को यदि हम योग कर देते हैं तो हमें आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो कैसे इन चारों के टोटल से ज्ञात होती है। लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, इन चारों का ही क्या होती है, जीडीपी योग होती है। यहाँ पर ये लिख भी रखा है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए साधनों की आय को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। जो भी साधनों को आय प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर लिख रखा है सकल राष्ट्रीय आय, मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान। ये जो हमारे मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ, जो चारों उत्पादन के साधनों की आय है उसको टोटल कर देते हैं। इंग्लिश में आप इस तरीके से लिख सकते हैं GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। आय ही ज्ञात कर रहे हैं ना, हमने पहले सकल राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात किया था, फिर हमने सकल राष्ट्रीय व्यय ज्ञात किया था, अब हम सकल राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ मजदूरी, फिर इसके बाद ब्याज, फिर लगान और फिर लाभ, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इन चारों को हमने यहाँ पर टोटल कर दिया है। इसे हम NDP at FC भी कहते हैं। आपको याद रखना है ये जो हमने चारों का टोटल किया है अर्थात उत्पादन के साधनों को जो मिलने वाली आय है वो क्या कहलाती है, NDP at FC। क्योंकि यहाँ घरेलू की बात हो रही है केवल, तो W इंटरेस्ट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इन चारों का टोटल कहलाता है NDP at FC। क्योंकि ये साधन लागत पर है,
क्योंकि साधनों को उनकी क्या प्राप्त हो रही है, लागत प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन शामिल नहीं किया, मूल्यह्रास शामिल नहीं किया, इसलिए ये कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। यदि हम इसमें मूल्यह्रास भी शामिल कर लेंगे तो ये जीडीपी या टैप्सी हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योग उत्पादन के सभी साधनों की सम्मिलित आय जिसमें मध्यवर्ती वस्तु पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है के बराबर होता है। अब उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त हो रही है वो सारी आय क्या करते हैं, मतलब अपने पास तो रखते नहीं है, वो उस आय को क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। चाहे वो उपभोग पर व्यय करें, चाहे वो निवेश पर व्यय करें, चाहे वो सरकार के द्वारा व्यय किया जाए, चाहे वो आयात निर्यात पर व्यय किया जाए। तो इस प्रकार जो आय प्राप्त हो रही है वो व्यय की क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर ये चीज़ तो सॉल्व हो गई कि आय विधि के आधार पर जो हमने राष्ट्रीय आय की गणना की है वो व्यय विधि के आधार पर यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करें तो उसकी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि जो आय है वही क्या है, व्यय। जैसा कि हमने आय के चक्र का प्रभाव में पढ़ा था कि जो एक सेक्टर है उसको जो आय प्राप्त होती है वो उसी को क्या करता है, दूसरे सेक्टर पर व्यय कर देता है, और फिर वो जो दूसरा सेक्टर है उसको जो आय प्राप्त होती है वही क्या कर देता है, वो दूसरे सेक्टर पर व्यय कर देता है। तो इस प्रकार से एक की आय दूसरे का व्यय होता है। तो आय और व्यय विधि दोनों के द्वारा हम यदि सकल राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वो क्या आती है, बराबर आती है। तो यहाँ पर यही है कि अर्थव्यवस्था में जो अंतिम व्यय है वो वही है जो कि उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त हुई है, उनको आय प्राप्त की और उन्होंने वही क्या कर दिया, व्यय कर दिया। और इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता, केवल कौन सा व्यय, अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल होता है। ठीक है। और सभी फर्मों के द्वारा जो अर्जित आय है, जो फर्मों के द्वारा जो भी अर्जित आय उसको वितरण कर दिया जाता है उत्पादन के साधनों को, किसके रूप में, वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में, लाभ, ब्याज अर्जन और लगान के रूप में क्या कर दिया जाता है, उनको वितरित कर दिया जाता है। तो फर्मों के द्वारा जो भी अर्जित आय है, जैसे कि हमने आय के चक्राकार प्रमाण पढ़ा था कि फर्मों को जो आय अर्जित होती है, जो कि वस्तु और जो सेवाएं उन्होंने उत्पादित की थी उसको बेचकर, जो भी फर्में उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं उसको क्या कर देती है, बेचती है, उसके द्वारा उसको आय प्राप्त होती है। और उस आय को फर्म क्या करती है, जो उत्पादन के साधन उसने काम में लिए थे उनको लगान, मजदूरी और ब्याज और लाभ के रूप में उनको वितरित कर देती है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि फर्मों द्वारा जो अर्जित आय है उसका वितरण उत्पादन के साधनों को कर दिया जाता है, वेतन, मजदूरी, लाभ, लगान के रूप में। ठीक है बच्चों। इसके बाद है अतः सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो उत्पादन हुआ अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है, वो तो हमने जीवीए सकल मूल्यवर्धन के द्वारा निकाल लिया। अब उस उत्पादन को जो हमने उत्पादित करके बेच के जो फर्म को जो आय प्राप्त हुई, उस आय को उसने क्या करा, उत्पादन के साधनों को दे दिया। तो उत्पादन के साधनों की क्या हो गई, आय हो गई, अर्थात वो सकल राष्ट्रीय आय हो गई। और उस आय को जो उत्पादन के साधनों को प्राप्त हुआ उसने वही उपभोग्य अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में क्या कर दी, व्यय कर दी। तो इस प्रकार से GNE सकल राष्ट्रीय व्यय ज्ञात हो गया। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो उत्पादन हुआ है उसी से आय हो रही है, उसी से उत्पादन हो रहा है और उसी से व्यय हो रहा है। तो इसीलिए जो तीनों विधियों के द्वारा जो हम ज्ञात करते हैं राष्ट्रीय आय, तो वो हमेशा क्या आती है, बराबर आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है भी है कि यदि हम GVA सकल मूल्य वर्धन का टोटल या फिर C+I+G+X-A, ये तो हमारी हो गई उत्पादन विधि, ये हमारी हो गई व्यय विधि, और जो तीसरी है वो है हमारी आय विधि। इन तीनों विधियों के द्वारा यदि हम गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय कैसी आएगी, बराबर। मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर भी हम ये वाला चिन्ह यहाँ काम में लेंगे, क्योंकि हमेशा बराबर आए ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है GNP अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNE सकल राष्ट्रीय व्यय और GNI सकल राष्ट्रीय आय, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों विधियों के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ये GNP ज्ञात किया जाता है सकल मूल्य वर्धन के द्वारा, GNE ज्ञात किया जाता है C+I+G+X-M के द्वारा, और GNI ज्ञात किया जाता है W+P+IN+R के द्वारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये तो हमने जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं उसको हमारे स्टेज पे क्या करते हैं, उनका मूल्यवर्धन होता है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं। एक्सपेंडिचर हमने पढ़ चुके हैं कि एक तो उपभोग पर होने वाला खर्च, निवेश पर होने वाला खर्च, सरकारी व्यय, और इसके अलावा आयात निर्यात पर होने वाला व्यय। और GNI जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मजदूरी, इसके बाद है प्रॉफिट, इंटरेस्ट और लगान, उसके ऊपर होने वाला जो भी आय प्राप्त होती है उसके द्वारा हम सकल राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये चित्र भी बनाया हुआ है जिसमें तीनों विधियाँ दिखा रखी हैं। ये हमारी है व्यय विधि, ये हमारी है आय विधि और ये है हमारी उत्पादन विधि। और इन तीनों के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जा सकता है, जो कि कैसा आएगा, बराबर आएगा। आ गया बच्चों समझ में। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कि यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो तीनों विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसी आएगी, बराबर आएगी। ठीक है,
देखते हैं हम कैसे। माना अर्थव्यवस्था में दो फर्में हैं, एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। अब ए फर्म क्या करती है, कच्चा माल प्रयोग ही नहीं करती है, ठीक है, और 50 रुपए मूल्य का कपास उत्पादन करती है। जो फर्म ए है उसने कोई मध्यवर्ती वस्तुएं काम में नहीं ली और उसकी अंतिम वस्तुएं जो उत्पादित हुई वो 50 रुपए की हुई कपास का मूल्य। अब फर्म जो ए है वो अपनी कपास फर्म बी को क्या कर देती है, बेचती है। वो 50 रुपए की जो कपास है वो फर्म ए फर्म बी को बेच देती है। तो इसका प्रयोग वो क्या करती है, कपड़े उत्पादन के लिए करती है। अब उसने 50 रुपए का मध्यवर्ती वस्तु को काम में लिया, किसने, फर्म बी ने। फर्म ए ने तो कोई मध्यवर्ती वस्तु नहीं लगाई, उसने तो केवल 50 रुपए उसके उत्पादन का मूल्य आया, जबकि फर्म बी ने मध्यवर्ती वस्तु के रूप में 50 रुपए का कपास लिया काम में। और उसके जो उत्पादन है फर्म बी है, उसके उत्पादित कपड़े को उसने 200 रुपए में उपभोक्ताओं को बेच देती है। समझ में आ रहा है। फर्म ए है वो 50 रुपए का उत्पादन कर रही है जिसमें कोई मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन शामिल नहीं है। फर्म बी है वो मध्यवर्ती वस्तु काम में ले रही है 50 रुपए, जो कि फर्म ए का ही है, वो कपास है, और जो वो उत्पादन कर रही है वो कर रही है 200 का। इसका मतलब बढ़ा हुआ मूल्य यदि हम निकालते हैं 200 क्या हो गया उसका जो अंतिम वस्तु है, और यदि 200 में से हम 50 को यदि क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना आता है 150। हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। सबसे पहले जो विधि है वो है उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि। उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि के द्वारा जब हम सकल मूल्यवर्धन निकालते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज देते हैं, मूल्यवृद्धि में बिक्री में से हम मध्यवर्ती वस्तुओं को माइनस कर देते हैं। जब हमने उत्पादन विधि और मूल्यवर्धन विधि पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ना कि जो फर्मों की जो टोटल बिक्री होती है उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं को माइनस कर दिया जाता है तो मूल्यवर्धन निकाल दिया जाता है। और हम सभी फर्मों के मूल्यवर्धन का योग करते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन या GDP ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने जो उदाहरण पढ़ा है उस उदाहरण में हम दोनों जो फर्म है उनका यहाँ पर मूल्यवर्धन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए फर्म का मूल्यवर्धन निकालते हैं। तो ए फर्म का जो मूल्यवर्धन निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि फर्म ए ने कितना उत्पादन किया है, 50 रुपए का, और उसी की वो बिक्री करता है, तो 50 रुपए की वो बिक्री करता है। और जबकि फर्म ए ने जो मध्यवर्ती वस्तु किसी को भी काम में नहीं लिया था, 0 इकाई, तो कितना आता है 50 रुपए फर्म ए का सकल मूल्यवर्धन आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम फर्म बी का भी क्या निकालते हैं, मूल्यवर्धन निकालते हैं। तो फर्म बी है वो कितने का उत्पादन करता है, 200 का, अर्थात 200 रुपए की बिक्री करता है, और वो 50 रुपए क्या काम में लेता है, जो मध्यवर्ती वस्तु हैं जो कि वो फर्म ए से खरीदता है कपास, तो वो 50 रुपए की कपास काम में लेता है। तो इस प्रकार से 200 में से यदि हम 50 माइनस करते हैं तो 150 फर्म बी का मूल्यवर्धन आ गया। अब फर्म ए का मूल्यवर्धन और फर्म बी का मूल्यवर्धन दोनों को यदि हम योग कर लेते हैं तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी GDP हमें ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्म ए का मूल्यवर्धन, फर्म बी का मूल्यवर्धन 50 + 150 कितना आ जाता है, 200 रुपए फर्म का सकल मूल्यवर्धन आ जाता है, और यही क्या होता है, GDP होता है। तो इसे हम एक सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं कि बिक्री ए की कितनी हुई है, 50, फर्म की बिक्री बी की बिक्री कितनी हुई है, 200। फर्म ए ने मध्यवर्ती वस्तु कुछ भी काम में नहीं ली, अर्थात 0। फर्म बी के द्वारा 50 रुपए का कपास जो कि फर्म ए से खरीदा गया था वो काम में लिया जाता है 50। तो इस प्रकार से मूल्यवृद्धि 50 में से 0 गए 50 और 150, 200 में से 50 गए 150, और 150 और 50 जो दोनों को यदि हम टोटल कर देते हैं, दोनों फर्मों का मूल्यवर्धन को यदि हम टोटल कर देते हैं तो देश की GDP आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ही फर्में मानी हैं। तो 150 और 50 कितना आ जाता है, 200 रुपये। तो इस प्रकार से उत्पादन विधि और मूल्यवर्धन विधि के द्वारा हम यहाँ पर GDP ज्ञात कर सकते हैं। और जो दूसरी विधि है वो है हमारी व्यय विधि। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि जो हमने उत्पादन किया है 200 रुपए का, वो उत्पादन खरीदने के लिए कितने रुपए व्यय किए जाएंगे, 200 रुपए ही व्यय किए जाएंगे। 200 रुपए का उत्पादन हुआ है ना, तो 200 रुपए का उत्पादन खरीदने के लिए जो लोग हैं या सरकार है वो 200 रुपए ही खर्च करेगी। तो 200 रुपए ही क्या हो गया, व्यय विधि के द्वारा व्यय किया जाएगा। कुल व्यय विधि अंतिम प्रयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए उपयोग का जोड़। अंतिम वस्तुएं जो 200 रुपए की बनी थी उसके का उपयोग करने के लिए 200 रुपए ही जोड़ के खर्च किए जाएंगे, इसीलिए GDP कितनी आएगी, 200। तो व्यय विधि के द्वारा भी GDP कितनी आई, 200 ही आई, और जो हमने उत्पादन विधि के द्वारा पढ़ी थी तब भी GDP कितनी आई, 200। अब हम तीसरी विधि देखते हैं, वो है आय विधि। आय विधि में हम आय का वितरण देखते हैं। जो फर्मों को जो उन्होंने उत्पादन का मूल्य जो प्राप्त किया है वो क्या करती है, फर्में उत्पादन के साधनों को भुगतान कर देती है। हमने आय के चक्र का प्रभाव में ही पढ़ा था। अब उत्पादन के साधन है, हमने मान लिया कि जो फर्म ए और फर्म बी है वो 2 ही उत्पादन के साधन काम में ले रही है, एक तो उद्यमी और एक श्रमिक। तो हम ये देखते हैं कि जो फर्म ए है वो 50 रुपये का उत्पादन कर रही है और फर्म बी है वो 150 रुपये का उत्पादन कर रही है। तो जो फर्म ए है, यहाँ पर आपके
सामने सूची बनाई हुई है। माना फर्म ए और बी सकल घरेलू उत्पाद का वितरण इस प्रकार से करते हैं। तो हमने मान लिया जो फर्म ए है वो 50 रुपये में से 20 रुपये की तो क्या दे देती है, मजदूरी दे देती है, और 30 रुपये का वो खुद का लाभ रख लेती है। फर्म बी जो कि कितने का उत्पादन कर रही है, 150 रुपये का, तो वो क्या कर रही है, 60 रुपये तो मजदूरी दे देती है, और इसके अलावा 90 रुपये वो क्या कर लेती है, अपने लाभ के रूप में रख लेती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 30 और 20 50 रुपये का उत्पादन हो गया, 60 और 90 150 रुपये का उत्पादन हो गया। अब हमने पढ़ा था कि उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसका हम टोटल कर लेते हैं, तो वो ही क्या होती है, सकल राष्ट्रीय आय, और इसी के आधार हम सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था में जो कुल मजदूरी है और जो कुल लाभ है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के 2 ही साधन दे रखे हैं, उनका टोटल करने पर हमें क्या ज्ञात होता है, सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। तो आय विधि के द्वारा जो जीडीपी है वो ज्ञात करने के लिए साधन आय का जोड़ किया जाता है, जो कि ए और बी के श्रमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी और लाभ का क्या है, योग है। ए और बी दोनों की जो मजदूरी है, फर्म ए और फर्म बी ने कितनी मजदूरी पे की, 80 रुपये, और फर्म ए और फर्म बी का टोटल लाभ कितना हो गया, 120 रुपये। यहाँ पर 60 और 20 80, 30 और 90 120। अब 80 और 120 दोनों को हम टोटल करते हैं तो 200 के बराबर ही हमारा क्या आ जाता है, आय आ जाती है। जो अर्थव्यवस्था में जो आय है वो कितनी होगी, 80 और 120, जो कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त हो रही है, अर्थात 200 रुपये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने उत्पादन विधि के द्वारा, व्यय विधि के द्वारा और आय विधि के द्वारा, तीनों विधियों के द्वारा हमने जो राष्ट्रीय आय की गणना की, तो हमारा आंसर 2 फर्मों के लिए हमेशा 200 रुपये ही आया है। समझ में आ गया। इसका तात्पर्य है कि यदि हम अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय व्यय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद तीनों ज्ञात करते हैं तो उनका मूल्य हमेशा समान आता है। इसीलिए हम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम तीनों में से कोई भी विधि को काम में ले सकते हैं, जिसको हम पहले भी बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है वही उत्पादन बिकने पर जो आय प्राप्त हो रही है वो उत्पादन के साधन के स्वामियों को मिलती है, जो कि परिवारों की आय होती है। वो वही आय को वो क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं उत्पादन के साधन, जो उत्पादन है उसको खरीदने में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है कि मजदूरी का जो भुगतान है उसको करने के बाद फर्म शेष मूल्य को किराया, ब्याज व मुनाफा के बीच वितरित करती है। इसे ऑपरेटिंग अधिशेष कहा जाता है। जो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन करता है फर्म है, उसको जो आय प्राप्त हो रही है वो उस आय में से मजदूरी का भुगतान कर देता है। ठीक है, और मजदूरी का भुगतान करने के बाद जो उसके पास जो आय बचती है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग अधिशेष, और उस ऑपरेटिंग अधिशेष को वो किराया, ब्याज और मुनाफा, जो अर्थव्यवस्था के बाकी के 3 साधन हैं, उनको वो वितरित कर देती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आय विधि। यहाँ पर हमने पढ़ा किस प्रकार से आय विधि के द्वारा हम अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। साथ में हमने ये जाना कि उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों विधियों के द्वारा यदि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो हमेशा आंसर कैसा आता है, इक्वल ही आएगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रहेगी। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है, क्योंकि हम जब पाठ्यपुस्तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली है। आपको याद होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं उत्पादन विधि के द्वारा, आय विधि के द्वारा और व्यय विधि के द्वारा, उनको आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद भी करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय के बारे में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।